नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर दुबे। ब्रेकिंग न्यूज यूपी के सौजन्य से लखनऊ जन कल्याण महासमिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम आरडब्ल्यूए में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ की तमाम आरडब्ल्यूएस की हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो लगातार इन चुनौतियों के साथ साथ एक जिम्मेदारी को निभा रही हैं। हम उनका आपसे परिचय भी कराएंगे और उनके विचार, उनके सुझाव भी इस प्लेटफॉर्म पर माननीय मंत्री जी के सामने भी हम साझा कराएंगे। लेकिन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि लखनऊ की जनता को और हम खासकर हमारी महिलाओं को आप बताएं कि कानून व्यवस्था हो चाहे महिला सशक्तिकरण हो, इस दिशा में महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है। ब्रजेश जी। माननीय मंत्री जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी आ रही जी। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आरडब्ल्यूएज में महिलाओं की भूमिका को विषय को लेकर के आज हमारा वेबिनार है। सबसे पहले हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या कुछ कर रही है। सर, हमारी गवर्नमेंट प्रारंभ काल से ही महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। हमने पुलिस में अलग से इनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। हमने पिंक बूथ भी बनाए हुए हैं। हमने अलग से इनके लिए जो हमारी रैपिड एक्शन टीमें हैं उसमें भी पुलिस के लिए अलग से इंतजाम कर रखा है कि वो महिला पुलिस उसमें तैनात होती है और तत्काल वो काल पर पहुंचती हैं। और वैसे भी हमारी सरकार इसके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार सत्ता संभाले तभी उन्होंने तय किया था, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाने का काम किया था। तो हमारी प्राथमिकता है महिलाओं की सुरक्षा, बहनों की चिंता करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। बहुत ही संक्षिप्त में आपने बहुत ही विस्तार से एक बहुत बड़ा रूप आपने जनता के बीच में रखा है। और हम आगे बढ़ते हैं। आरडब्ल्यूएस की हमारी जो पदाधिकारी हैं इस समय हमारे साथ सुहानी पांडे जी हैं, गंगा अपार्टमेंट में रहती हैं। और मैं इनका परिचय कराऊं, ये पिछले 4 से 5 सालों से आरडब्ल्यूएस के लिए बहुत बेहतरीन जुझारू तरीके से काम कर रही हैं। लखनऊ जन कल्याण महासमिति महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं। सुहानी जी, इस कार्यक्रम में आप जुड़ गई, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आरडब्ल्यूएस की चुनौतियां और आपकी जिम्मेदारियां, आप अपने घर परिवार जिम्मेदारियों के बीच किस तरीके से निभा रही हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह की चुनौतियों को आपको आए दिन सामना करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। आपने ये मंच दिया और ये मौका दिया कि हम हमारे अनुभव को और चुनौतियों को एक सही प्लेटफॉर्म पे सही व्यक्ति के सामने रख सके। तो मैं हमारे आज के अतिथि का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका ब्रजेश जी, और उमाशंकर भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुहानी पांडे, गंगा अपार्टमेंट में पिछले 4 साल से मैं आरडब्ल्यूए से हमने जुड़ा और 4 जुलाई 2017 को हमने महिलाओं की टीम बनाई। महिलाओं की टीम इससे बनानी पड़ी, महिला पुरुष की बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत सी अव्यवस्था है हमारी सोसाइटी में। उस टाइम पे कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध थी, ना गार्ड था, ना प्लम्बर था, ना इलेक्ट्रीशियन था। और तो और लेसा के ऊपर हमारे लगभग 12-13 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल का कर्जा था, जो कभी भी मेन पावर कट सकती। तो आप सोच सकते हैं कि एक अपार्टमेंट में जहाँ 12 फ्लोर है, वहां पे अगर लाइट कर जाए तो लिफ्ट, मोटर, हर सुविधा बंद हो कर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये एलडीए के अंतर्गत बनाया हुआ ये हमारा जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट है, मेरा भी अपार्टमेंट में से एक है। तो उनकी जो अव्यवस्था है ना, जो आधा अधूरा उन्होंने हमें हैंड ओवर किया, उसकी वजह से हमें आज तक चुनौतियां आ रही हैं। जहाँ तक चुनौतियों की बात है उमाशंकर जी, मैं आपसे के द्वारा अपने माननीय मंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि चुनौतियां तो हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, चुनौतियां तो हैं। सब बहुत सारी चुनौती है। अपने अपार्टमेंट के रख रखाव, पानी की व्यवस्था नहीं, फायर सिस्टम सही नहीं, कभी भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, एज ए सोसाइटी मेंबर सारा का सारा जिम्मेदारी दायित्व फिर हमारे ऊपर आ जाता है। उस टाइम को ये नहीं सोचता कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, पर आप हैं हाउस होल्डर, तो सारा दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी और मैं अपने मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अगर इसमें कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे अपार्टमेंट में अभी भी वो है मेंटेनेंस को वसूल करना। मेंटेनेंस प्रॉपर ना आने की वजह से हमें हर महीने इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शायद अपना घर चलाने के लिए हमें इतना नहीं सोचना पड़ता जितना अपार्टमेंट के लिए हम जूझते हैं।
और इसके लिए हमें कड़े कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे गंगा में हमने कानून बनाया कि हम पानी काट देते हैं, उनका मेंटेनेंस 3 महीने से ज्यादा हो जाता है, उनका हम पानी काट देते हैं। कहीं ना कहीं ये कहने सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम और लोगों को सफर नहीं कर सकते। हमारा बिजली का बिल अगर 3 महीने प्रॉपर हम नहीं देंगे, जो मेंटेनेंस के द्वारा ही चुकाया जाता है, जो 1 महीने का 1 से 1.5 लाख के बीच में, 1.25 लाख के बीच में हमारा बिजली का बिल आता है, और अगर मेंटेनेंस नहीं आएगा तो 3 महीने में वो बिजली का बिल लगभग 4.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो हमें मजबूरी में पानी काटना पड़ता है, और तब उस टाइम हमें बहुत तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब सुरक्षा को लेकर एक डर मन में आ जाता है, क्योंकि पता नहीं उस टाइम कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। बाद में शासन प्रशासन लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम ये एक्शन लेते हैं, उस टाइम पे हम बहुत मजबूरी में ये एक्शन लेना पड़ता है, और ये बहुत रिस्की भी है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ इसके बाद इसका पानी काट देंगे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। तो ये एक, और या तो फिर और सोसाइटी में जो इतना जो है करेज नहीं कर पाते, या वो ये स्टेप नहीं ले पाते किसी वजह से, तो वहां पे आज भी मेंटेनेंस के लिए वो जूझ रहे हैं। आज भी बकायदा सुविधाएं बेसिक नहीं उपलब्ध करा पा रही RWA मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि जब हमें मेंटेनेंस नहीं आएगा तो हम अपने घर से तो पैसा नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि LDA को ये आधा अधूरा सब काम निपटा के हमें हैंडओवर कर दिया, लेकिन ये नियम कानून बनाना वो भूल गई। ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा सख्त कानून बनाते कि रख रखाव शुल्क देना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता, और फिर हमें भी उसे फॉलो कराने में दिक्कत नहीं होती। अब हम जब कुछ रूल बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है, पर अगर ये LDA के द्वारा बनाया गया होता तो हमारे लिए उसे फॉलो कराना बहुत आसान हो जाता उमर भैया। दूसरी बात भैया, मैं जरूर एक चीज कहूंगी कि जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला कि पिंक बूथ, आप सबके संज्ञान में है कि करीब 1 साल पहले नहीं, 7-8 महीने पहले दिसंबर माह में हमारी गंगा में कुछ 2 बार एक घटना ऐसी घटी जहाँ पे हमारी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा था। एक महिला के द्वारा बार बार अटैक किया जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पे हम बहुत खुश हुए कि पिंक बूथ की स्थापना की गई, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी ने उसका चार्ज नहीं संभाला, वो ऐसे कैसे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इस मंच के जरिए ये मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय मंत्री जी से और आप सबसे कि इस विषय में भी देखें, और पिंक बूथ बना है तो वहाँ पे लोग आए, और आसपास वहाँ पे जब हमारी लेडी कांस्टेबल होंगी और लोग बैठेंगे तो आसपास कहीं ना कहीं एक नियंत्रण होगा, एक डर होगा लोगों के बीच में। नहीं, निश्चित तौर पर सुहानी जी, आपका जो सवाल है वो सीधे तौर पर सवाल ये है कि कानून सरकार ने बना दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होना, और खास करके जो मेंटेनेंस की आपने मुद्दा उठाया, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ हम माननीय मंत्री जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्वेता त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी चूंकि RWA में वो हैं और वो भी महासमिति महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं, और लगातार 4-5 सालों से वो भी RWA को बेहतरीन तरीके से एक चलाने में सहयोग कर रही है। तो श्वेता जी, आपका स्वागत है। और आपकी जो चुनौतियां क्या है, आप चूंकि प्राइवेट और सरकारी दोनों बिल्डरों का आपको अनुभव है, आपका तो इसको किस रूप में देखती हैं आप? सर्वप्रथम नमस्कार। मैं उमा शंकर जी आपका धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ मंत्री जी आपका कि आप आए हमारे बीच और हमारे सारे प्रश्नों, मतलब हमारे प्रॉब्लम्स को आप सुनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से कुछ सफलता मिलेगी। भैया, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि LDA जहाँ अभी मैं रह रही हूँ, गंगा अपार्टमेंट में, यहाँ मैं पिछले 8 साल से रह रही हूँ, और सबसे बड़ी जो चुनौती तो खैर सुहानी जी ने हमें बता दी क्या क्या आई थी, पर अभी हमें PNG कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो LDA से अभी हमें मिली तक नहीं है, जिनमें से एक है हमारी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, PNG पाइपलाइन, जिसके लिए हम कई बार LDA के अधिकारियों से मिले हैं। वहां से हमें ये आश्वासन भी मिला है कि ये काम हो जाएगा आपका, पर पिछले 5 साल से हम लगातार वहां जा रहे हैं और अभी तक हमें वो सुविधा नहीं मिली है, जो एक मूलभूत सुविधा होती है। जब हमने फ्लैट बुक कराया था तब हम सारे आवंटियों ने सबने 15,000 रुपए इस गैस पाइपलाइन के लिए दिया था, जो 10 साल पहले दिया था, और आज तक वो सुविधा अभी हमें नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री जी द्वारा ये उन तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि प्लीज इसमें, या क्योंकि हमने कई अधिकारियों से बात किया, सब जगह से हमें यही आश्वासन मिला कि ये हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, पर अभी तक नहीं हुआ। 10 साल में नहीं हुआ तो कब हो जाएगा, मतलब ये कब तक चलेगा ये चीज। दूसरी चीज सर, जैसे जान रहे हैं हम सब
रह रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती ऐसे अपार्टमेंट हैं विस्तार के जो सबसे पुराने अपार्टमेंट है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही है, पिलर्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं, और उनको मतलब मरम्मत कराने के लिए भी सोसाइटी के पास 1500 रुपए हम मात्र लेते हैं हर एक इंडिविजुअल फ्लैट ओनर से। तो वो उतना हमारे लिए बिजली का बिल और बाकी सुविधाएं जो मौलिक सुविधाएं होती हैं वही देने में ही हम खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हम नहीं करा पा रहे हैं। जो बिल्डिंग जर्जर हो रही हैं, जिनको मजबूती की जरूरत है, उसके लिए हमें जाहिर सी बात है हमारे कॉर्पोरेट फंड की जरूरत होगी। इसके लिए भी दुबे जी हम गए, काफी जगह हमने ट्राई किया कि हमारा कॉर्पोरेट फंड सोसाइटी को मिले, सो दैट उसका इस्तेमाल हम कर सके अपनी बिल्डिंग्स को सही करने के लिए। पर उसके लिए भी सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला कि नहीं, आपको दिया जाएगा, जल्द ही इसमें भी कोई निर्णय लिया जाएगा। पर अभी तक इसके लिए भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमने इसके लिए कई वेबिनार, अगर आपको याद होगा, लास्ट दो महीने पहले ही हमने एक वेबिनार, मिशन शक्ति के नाम से हमने कई वेबिनार किए थे, जिनमें भी हमने ये बातें रखी थी कि ये सारी चीजें होंगी। हमारे एलडीए के वीसी साहब भी थे और भी लोग थे, माननीय अतिथि थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा मैम, अब ये आपका तुरंत, हम चाहेंगे कि ये तुरंत से तुरंत आपका इन सब समस्याओं का निवारण हो। पर वो निवारण अभी तक नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा इसको देखें और हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, और इसमें आप हमारी मदद करें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बिल्कुल 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 श्वेता जी, आपकी जो बातें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, क्योंकि महिलाओं की आज बात हो रही है और आरडब्ल्यूए में आप लोग पदाधिकारी हैं, और आरडब्ल्यूए में महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां आती हैं। एलडीए जाती हैं, आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं हो पाता है। माननीय मंत्री जी आपकी पूरी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी से भी इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, प्रीति चौबे जी हैं, अंसल में रहती हैं, आरडब्ल्यूए में वहां पे हैं, और काफी इस कोविड काल में आपने बड़ा मेहनत किया है वहां पे। प्रीति जी आपका स्वागत है। और आप चूंकि क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपका तो एलडीए का नहीं है, प्राइवेट बिल्डर है आपका, तो क्या वहां पे क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, प्रीति जी? जी, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और आप सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से मैं अंसल में रहती हूँ, जो कि हाईटेक टाउनशिप भी है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि ये आउटर किनारे पड़ता है, लखनऊ शहर के किनारे पड़ता है, तो आए दिन यहाँ पे घटनाओं का बहुत ज्यादा क्रम बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि 8 जून को एक किडनैपिंग का केस अंसल गोल्ड सिटी के अंदर ही कैंपस में हुआ महिला का, उसके साथ क्राइम लूट की घटना हुई 11 जून को, और 12 जून को फायरिंग। कहने का मतलब पूरा मतलब कितना हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा असुरक्षा हो गया है। इसी बीच हम सारे लोग, जितने लोग रह रहे हैं, उनका निकलना और कितना असुरक्षा का भाव हम सबके अंदर व्याप्त है, और जबकि यहाँ पे थाना होते हुए भी मतलब उस तरह से हमें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं, टहलने में भी एक बार सोचना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे पुलिस की है, थाना है, सब कुछ है, लेकिन पेट्रोलिंग में कमी है, पेट्रोलिंग उतनी नहीं होती है, पुलिस का दौरा उतना नहीं होता है। और अगर अंसल गोल्ड सिटी में शाम के टाइम जैसे लाइटिंग की व्यवस्था कम है, लाइटिंग की व्यवस्था जो कि अंसल मैनेजमेंट टीम के पास है, और अंसल जो है अपने अधिकारों को अपने पास रख के जैसा कि सबको, आप लोगों को भी पता ही होगा कि अंसल मैनेजमेंट लोगों को अपने तरीके से डोमिनेट करना, मोनोपोली क्रिएट करना, इस तरह से करता है। रेजिडेंट्स यहाँ पे मतलब फोर्स है, वो अपने तरीके से अपनी बातों को रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो मीटिंग के लिए डायरेक्ट रेडी नहीं होते हैं। जब हम लोग ने मीटिंग की बात की है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जितने अंसल, तो वो हमेशा अपने लोअर स्टाफ या फिर जो भी इनके हैं डायरेक्ट मीटिंग से मना करते हुए अपनी बातों को गोल मोल घुमा के और समस्याओं पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो मंत्री जी से हमारा पहला तो सुरक्षा के लिए ही है जी। और उसके साथ साथ एक एग्जिट रोड है मेदांता के अपोजिट में, उसके लिए एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश सर जी से भी मेरी बात हुई थी वेबिनार के माध्यम से। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो रोड अच्छे से बन जाएगी और शीघ्र ही उसका निराकरण हो जाएगा, जल्दी से बनेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन ही दिया, उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना वो रोड बन पाई है। इतना निकलने में दिक्कत होती है वेदांता के हमारे पास अंसल से एग्जिट का कोई रास्ता नहीं, जो था वो भी बंद, आज की डेट में बंद हो चुका है।
निश्चित तौर पर प्रीति जी, हम आपकी बात से सहमत हैं और कहना चाहेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण महिलाओं से ही किया गया वायदा पूरा नहीं कर रहा है, जो इस आज के वेबिनार में एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं, हमारे पास रजनी पांडे जी हैं, लखनऊ जन कल्याण महासमिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में रहती हैं। रजनी जी, आपका स्वागत है। क्या समस्या है आप लोगों पे, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं रजनी जी? नमस्कार भैया, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया और यहाँ मैं अपनी समस्या रख सकती हूँ। और उससे पहले मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूँ और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि कोरोना काल में आपने जिस तरह से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन तक अपनी जरूरी मदद पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों की समस्याओं को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं, इसलिए मैं अपनी समस्या आपके पास रखना चाहती हूँ कि मैं इंडिविजुअल हाउस में रहती हूँ। यहाँ जो है हमें कोरोना काल में जो हमारा पत्राचार या सोशल नेटवर्किंग साइट से ही हम अपनी समस्या आप तक रख सकते हैं, तो ऐसे में किसी पत्राचार का कोई भी उचित निराकरण नहीं मिलता है। हमें जब भी हम अपनी समस्याएं रखते हैं उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, यहाँ तक ट्विटर और IGRS पे भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। ऐसे में हम अपनी समस्या कहाँ रखें? मैंने खुद जो है कौशलपुरी खरगापुर की जर्जर सड़कों और जल निकासी की समस्याओं को कई बार उठाया है, लेकिन यहाँ के जो भी सम्मानित अधिकारी या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे पे ये जो बातें हैं, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं उनकी है, उनकी नहीं उनकी है, ऐसे करके अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पे थोप दी हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन है, मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले तो सर आप हमें इसके बारे में बताएं और हमारी समस्या को सुने। निश्चित तौर पर रजनी जी, माननीय मंत्री जी से हम बात करेंगे और आपकी समस्या पर वो निश्चित तौर पर अपना सुझाव भी देंगे और कार्रवाई भी होगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी की जो कार्यप्रणाली है वो समस्याओं का सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि वो कार्यप्रणाली में भरोसा रखते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं और जानकीपुरम विस्तार से अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वेबिनार में भी आपने तमाम सवाल उठाए और बहुत से मुद्दों पे आपने चर्चा की। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये हम लोगों के लिए मंच ऑर्गेनाइज कराया। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूँ। भैया हम लोगों के मैं जानकीपुरम विस्तार सृष्टि अपार्टमेंट में रहती हूँ। हमारे जस्ट सामने ठेका है देशी शराब का, तीनों ही है बियर का, और वहाँ आए दिन इतना जाम लगा रहता है कि जो पैदल निकलने वाले हम लेडीज है, मिशन शक्ति प्रोग्राम हुआ था लास्ट वेबिनार, उसमें VC साहब भी आए थे। उन लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम कुछ कार्य करेंगे, लेकिन हम कुछ कार्य होते हुए नहीं देख रहे हैं। जस का तस पूरा का पूरा ऐसे के ऐसा हम लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है, निकल नहीं सकते हैं हम लोग वहां पर। आए दिन गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, वो लोग वहाँ ड्रिंक करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग के लिए सोशलाइज वहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, सुहानी जी ने बोला था जैसे पिंक बूथ का, हम हमारे लिए सुविधा तो दी है, गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं पिंक बूथ, लेकिन वो ऑपरेट ही नहीं हो रहे हैं। आप देखिए उनको पूरे वो खाली पड़े रहते हैं, ना वहाँ कोई होता है, ना हम जा सकते हैं, ना किसी तरीके की हमको फैसिलिटी मिलती है। तो हम ये चाहेंगे अगर मंत्री जी ने या हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने उसको बनवाया है या किसी तरीके से किया, तो हम लोगों को उसकी सेवाएं भी उपलब्ध करा सके। इसी के ऊपर हम मंत्री जी से चाहेंगे। निश्चित तौर पे आपकी जो समस्याएं हैं वो एक बहुत ही जेन्युइन समस्याएं हैं। एक जागरूक महिला के लिए आप RWS को देखती हैं, आपकी वहां की जिम्मेदारियों को देखती हैं। हम बात करेंगे, ज्योति सिंह जी हमारे साथ है विजयंत खंड इंडिपेंडेंट हाउस से। ज्योति जी, आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? जी सर, प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ज्योति है, मैं विजयंत खंड गोमती नगर में रहती हूँ, इंडिविजुअल हाउस में रहती हूँ। मेरी समस्या ये है कि हमारे घर के आसपास या विजयंत खंड में जो प्लॉट खाली है, अभी भी गोमती नगर में बहुत सारे प्लॉट खाली रहते हैं और उसमें कुछ लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, श्रमिक लोग हैं जो रहते हैं। अब समस्या ये है कि उनकी कोई अपनी मतलब जो उनका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि उनका होता है। कुछ दिनों से या कई टाइम से मुझे लगता है कि उनके घरों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अशोभनीय कार्य करते हुए निकलते हैं या कुछ वल्गर बातें करते हुए निकलते हैं, जो सुनने में नहीं अच्छा लगता है। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। अब मेरा क्वेश्चन मंत्री जी से ये है कि सर आप क्या मतलब इनके बारे में हमें जैसे कोई जानकारी नहीं या पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं है, अगर कल इन फ्यूचर कोई केस होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा?
नहीं, निश्चित तौर पर आपने एक महिला सुरक्षा की बात उठाई है और इसमें पुलिस की जिम्मेदारी तय होगी और पुलिस को इस पे जागरूक होना होगा। माननीय मंत्री जी से हम निवेदन भी करेंगे कि इस संबंध में संबंधित को निर्देशित भी करेंगे। अब हम बात करते हैं जानकीपुरम विस्तार की आवाज विवेक शर्मा जी से। विवेक जी जानकीपुरम विस्तार की पूरी आवाज बन के, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या आरडब्ल्यूएस की, तो विवेक जी संक्षेप में आपसे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम मंत्री जी के पास चले, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों भी वेबिनार हुए थे, आज भी हम वेबिनार कर रहे हैं, तमाम समस्याएं आती हैं। क्या मजबूरियां हैं जो पिछली बार वेबिनार हुई, महिलाओं से किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए, और इसको किस रूप में देखते हैं, समस्याएं क्या क्या है वहां पे आपको जानकीपुरम विस्तार में खासकर? विवेक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? विवेक जी से बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने मुझे ये मंच दिया अपनी बात को रखने के लिए। और मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे जो मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि ये जो समस्याएं आ रही है, मिशन शक्ति कार्यक्रम गवर्नमेंट का, हमारे योगी जी सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। उसका कारण है जितने भी अधिकारी हैं, या तो वो काम करना नहीं चाहते, और उनके नीचे जो उनके अधीनस्थ हैं, या वो काम करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ 23 फरवरी को माननीय जिलाधिकारी महोदय आए थे, यहाँ निरीक्षण किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सृष्टि अपार्टमेंट का निवासी हूँ मंत्री जी, और सृष्टि अपार्टमेंट ये योजना है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जिसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर 4 अपार्टमेंट बने हैं, इतना भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जांच करा ली जाए तो काफी अच्छे अभियंता उसमें नप जाएंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई जांच नहीं। जबकि हमारे यहाँ 23 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने जांच के लिए भी आदेश किया था कि इनकी जांच कराई जाए। आज तक 30 फरवरी से लेके और ये दिन हो गया, अभी तक कोई भी जांच शुरुआत नहीं की गई। अभियंताओं से पूछा जाता है तो वो इधर उधर बातों को टाल देते हैं, और इतनी समस्याएं हैं। उसी में जो भी अंजलि जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक के सामने, क्योंकि हमारे यहाँ सृष्टि है सरगम, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसी रास्ते से होकर निकलते हैं, और ये मेन रोड पर ये शराब का ठेका है, और तीनों ही शराब यहाँ पर मिलती है, बियर भी है, अंग्रेजी भी है और देसी भी है। मंत्री जी, मैं आपको एक और चीज अवगत कराना चाहूंगा कि जिस जगह पर ये शराब की दुकानें हैं, उससे मुश्किल 30 मीटर पर ही मंदिर भी है, और इसके जस्ट लगा हुआ ही एक हॉस्पिटल भी है, जबकि ये सब चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें जिलाधिकारी महोदय के अंतर्गत आती हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने लिया नहीं, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक जांच के लिए नहीं पहुंचा, तो ना ही उनको वहां से हटाने की कोशिश की। और निश्चित ही आपने बिल्कुल सही बात कही कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जितने भी अधिकारी हैं, ये लोग कोई काम करना नहीं चाहते। अपने जितने सीनियर्स हैं उनकी कोई भी बात रखना नहीं चाहते। जो भी वादे किए थे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, अपने जो हम लोगों को बुकलेट दी थी, अच्छे जवाब दिखाए। विवेक जी मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि समय की सीमाएं हैं और माननीय मंत्री जी को एक विशेष कार्यक्रम में जाना है, अभी कैबिनेट की बैठक के बाद आए हैं, तो हम क्योंकि 4 अपार्टमेंट पास में हैं, तो माननीय मंत्री जी यहाँ पर एक का उद्घाटन करवाते, और उसमें कम से कम यहाँ पर 3 या 4 महिलाएं कांस्टेबल जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, इस पर माननीय मंत्री जी अभी आपसे चर्चा करेंगे और आपको आश्वासन देंगे। और हम माननीय मंत्री जी के पास जाएं, उसके पहले हम अपने लखनऊ जन कल्याण महासमिति के महासचिव रामकुमार यादव जी हमारे साथ हैं। संक्षेप में रामकुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं, वायदे हो रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है, आश्वासन मिल रहा है, किस रूप में देखते हैं इसको आप? उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि लखनऊ की आवाज के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण जो बातें होती हैं उसके लिए एक मंच दिया। आज आदरणीय मंत्री महोदय हैं, जिनको मैं पिछले 27 सालों से करीब जानता हूं, इनकी कार्यशैली को जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, समाज से जुड़े होते हैं, और एक ऐसे मंत्री हैं जो जमीन से नीचे लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हैं। ऐसे में इनसे ईमानदारी पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं इस बारे में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी जो हैं, जैसा इनका स्वभाव है, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से उस चीज को बताएंगे। मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सरकार और जनता का सामंजस्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिया, आप चूंकि कानून मंत्री भी हैं, तो आपको ज्यादा बताने की इस पे जरूरत नहीं है कि जनता और सरकार का क्या संबंध होता है।
लेकिन जब जनता के लिए जो नीतियां बनती है, नो डाउट सरकार बहुत ही विश्लेषण करके, सर्वे करा के और उस नीतियों को बनाती है, और वो नीतियां जो हैं वहां से पास होके और धरातल पे आ जाती हैं नीतियां। लेकिन उन नीतियों को जो कार्यान्वित करने की जो जरूरत होती है, जो आम जनता तक लाभ पहुंचे, वो उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी हमारी तमाम बहनें बता रही हैं कि कोई मिशन शक्ति कार्यक्रम में डीएम साहब से कुछ कहा, उन्होंने वादा किया ये कर देंगे, वो नहीं हुआ। पिंक बूथ बना, उसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं। नीतियां बन गई हैं लेकिन जमीन तो उसका इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है, या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसमें हीला हवाली करते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हीला हवाली करते हैं तो सरकार उनको क्यों नहीं नकेल कस पाती है? क्या कारण है जो कि जनता लगातार आजादी के बाद से पिस रही है और सवाल पे सवाल करती है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है? नहीं, आपने सीधा सवाल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब हम सीधे चलते हैं माननीय मंत्री जी के पास। मंत्री जी, अभी तक जो सवाल आए हैं इन पे एक तरह से आरडब्ल्यूए की जो चुनौतियां, जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच एक बात निकल के आई है कि सरकार या विभाग के पास यदि हमारा कोई मामला है, उसमें महिलाएं उसमें प्रयास करती हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। सभी चीजों का आपने विस्तार से सुना। आपसे आग्रह है कि आप अपने उद्बोधन से हमें आश्वासन दें इन महिलाओं को, चूंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ वेबिनार नहीं बल्कि एक वेबिनार के माध्यम से इस जन समस्याओं का समाधान करना भी है। माननीय मंत्री जी। शंकर जी धन्यवाद। राम कुमार जी आपका आभार और बहनों का भी अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ा विषय है कि आपने ये सब्जेक्ट रखा है महिला सशक्तिकरण और आरडब्ल्यू की समस्याएं, और हम लोग अपने सब्जेक्ट से ही भटके हुए हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या उमाशंकर जी? विदाउट एनी आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। हमको माचिस की है, ठीक है ना, और पहुंच जा रहे मेडिकल स्टोर पे। जरूरत दवाई की है तो हम पहुंच जा रहे हैं लोहार की दुकान पे। अब आपको करना क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे आपका गैस पाइपलाइन का इंतजाम करना है, ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को करना है, एलडीओ को करना नहीं है। जो गैस की एजेंसी जो सप्लाई देगी, जिसने पैसे की रसीद दी, उसी तो आप कहोगे हमारा रसीद दिया है, पैसा दो या गैस दो। नहीं, इसमें बस टोकना चाहेंगे कि ये पैसा एलडीए ने लिया है और एलडीए उस एजेंसी को पैसा नहीं दे रहे, जिसके कारण से इनका गैस नहीं लग पा रहा है। अब आप मेरी बात सुनो, आप उसके लिए करना क्या है? लोकल आपका जनप्रतिनिधि विधायक है, उमाशंकर बेचारे करा करके मामला तो राजनीतिक रूप से ठीक है ये, लेकिन परिणाम क्या? विधायक से आपने बात की नहीं की। विधायक को बुलाओ उसको चाय पर, हो सकता विस्तृतम ना पावे, अगर चाय पे नहीं आता है तो हमें बुलाओ, शहर के प्रतिनिधि। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हम एलडीए वाले बुलाएंगे, गैस वाले बुलाएंगे, पूछेंगे दिक्कत क्या है, और पाइपलाइन करेगी और गैस सबके घर में पहुंच जाएगी। उसमें गैस एजेंसी वाले को भी इसमें शामिल करो, एलडीए के बीसी को भी बुलाओ, और उमाशंकर जी इस बात के लिए सक्षम है। तो मेरा सुझाव यह है कि विधायक जी को भी बुलाओ और अभिषेक प्रकाश को भी बुलाओ और गैस इंद्रप्रदेश गैस वाले को भी बुलाओ, जो भी यहाँ जीएम हो, और तत्काल गैस का काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत होगी, कोई ना कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा। फ्लॉ ये होगा कि जो गैस का सप्लायर एजेंसी है वो उसको पैसा पूरा नहीं मिला होगा, या वो कह रहा होगा कि 15,000 में नहीं, ये 12,000 में लगेगा, 17,000 में लगेगा, पैसा कम लिया इन्होंने। वो फ्लॉ जब तक हम लोग दूर नहीं करेंगे ऐसे ही मामला लटका रहेगा। इसको धरातल पे एक दिन बैठना पड़ेगा। ठीक है उमाशंकर जी? ये मामला गंगा जमुना सरस्वती का है। तीसरा जो सुरक्षा की दृष्टि से बहन ने उठाया है, बहुत कड़ाई से हम आज ही पुलिस कमिश्नर महोदय को कहेंगे कि जो अंचल्स में पुलिस तत्काल गश्त बढ़ाई जाए, थानेदार को सक्रिय किया जाए, और लाइटिंग के लिए हम अंचल्स के जो जीएम महोदय हैं, उनके मालिक हैं, उनको हम टाइट करेंगे कि जहां जहां लाइटें खराब है, जहां पर्याप्त लाइट की आवश्यकता वहां तत्काल लगवाई जाए। आज हम मिश्रा जी से बात कर लेंगे जो अंचल्स का काम देखते हैं, और कोशिश करेंगे उनके मालिक का नंबर मिल जाए, उनको भी हम बात कर लेंगे। दूसरा जो आईआरएस में मामला है, आईआरएस में जो हम लोग शिकायतें करते हैं, सामान्यतः देखा गया कि अधिकारी लोग उसमें लापरवाही करके उसको निस्तारित दिखा देते हैं, और जबकि कार्य का निस्तारण नहीं हुआ रहता है। तो मेरा सुझाव यह है कि उसको बराबर आप लिखते रहे। अगर आपके पास लगता है कि हमको आईआरएस पर कंप्लेंट करके हमें हल निकालना है, तो लगातार कंप्लेंट करते रहे, और एक स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को भी चिट्ठी लिखे और हमें भी चिट्ठी लिखे, और हम लोग, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, उस पत्र के आधार पर ही हम काम करेंगे। और पत्र लिखने में तो समस्या आएगी, डाक भी 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आता है। सारी चिट्ठियां उमाशंकर दुबे को व्हाट्सएप करो, और व्हाट्सएप हमें ये करेंगे, उनका कवरिंग लेटर बना के हम तत्काल उस पर काम के लिए आपके लिए लिखेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार।
जानकीपुरम का जो देसी शराब का ठेका मामला है, क्या वो ये देखना पड़ेगा कि क्या स्कूल जो 5-6 चीजें हैं जो देसी शराब को प्रतिबंधित करती है, शराब की दुकान को, कि मंदिर नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, बच्चों का कोई खेल का ग्राउंड नहीं होना चाहिए, अगर उनके पास है तब तो उसको दुकान खुलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर स्थानीय नागरिकों को आपत्ति है तो श्रेष्ठ अपार्टमेंट के जो लोग अपने अध्यासी होंगे, हमें लगता है कहीं 50-75 फ्लैट तो होगा ही वहां, क्यों पंडित जी? और ज्यादा हैं सर। तो सब लोग 200 लोग हैं के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप करो, हम जिलाधिकारी महोदय को कहेंगे उसको दुकान को तत्काल शिफ्ट करो, नहीं करते तो मैं दुकान पे उधर ही आकर के एक दिन चाय पीऊंगा, उसी दिन ठप हो जाएगा मामला, ठीक है ना? मैं आ जाऊंगा। लेकिन पहले सब लोग अध्यासी लोग तय करें, अगर कहीं वहां मंदिर मस्जिद पास नहीं होना चाहिए, अगर उसके पास में स्कूल है नहीं होना चाहिए, बच्चों का प्लेग्राउंड है तो उसको अनुमति ही नहीं है दुकान खोलना। अगर अनुमन्यता है, इलीगल नहीं है, तो उसके लिए सारे अध्यासी लिख करके दे कि हमें शराब की दुकान यहाँ नहीं चाहिए, बस्ती के बाहर चाहिए। लेकिन सबसे दस्तखत करा करके उमाशंकर जी को तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम डीएम से बात करेंगे। जो खाली प्लाट दुकान वाला मसला बहन ने उठाया है विजयंत खंड का, इसमें दिक्कत जानते क्या आती है? जो हमारे प्लाट धारक लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जिसको आप अपने प्लाट पे रखे हो भाई, अगर अनधिकृत रह रहा है तो मुझे बताओ, हम उसको निचवाक फेंकवा देते हैं। लेकिन हमारे प्लाट मालिक ही उसको प्लाट रखाने के लिए रख देते हैं। कभी कभी तो मेरे पास दिक्कत आती है, उसमें भैंस पलवा देते हैं और फिर भैंस वाला कब्जा कर लेता, खाली नहीं करता, फिर वो मेरे पास पंचायत लेके आएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि प्लाट मालिक कौन है, अगर आप लोगों को पता हो तो पहले उनसे अनुरोध कर लो। अगर वो लोग उनको पता नहीं, जबरदस्ती घुसे हुए लोग हैं, तो उनको आप तत्काल वहां से रिमूव करा सकते हैं। किसी भी व्यवस्थित कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी अनधिकृत रूप से न रहे, ये हमारी आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप लिख करके दे, मोहल्ले में मकान मालिक ये लिख करके दे कि हमारे प्लाट पे ये झुग्गी झोपड़ी गलत पड़ी है, तो एलडीए और स्थानीय पुलिस वाले जाकर के उसको वहां से विस्थापित करेंगे, जहां जाना हो जाए। जहां पर खाली बस्ती पड़ी है वहां जाकर के अपना टेंट तंबू लगाओ जाकर के। अगर प्लाट मालिक ने सहमति नहीं दी है, 90% केसेज में प्लाट मालिक ही रखवा देते हैं। और एक भाई का मामला मैं नोट नहीं कर पाया था, दूसरा यादव जी का विषय थोड़ा पॉलिटिकल है, उन्होंने पॉलिटिकल नहीं है सर, उठा दिया है और कानून को उठा दिया है। तो भाई देखो, उमाशंकर जी मैं बहुत नहीं जानता हूं, कानून का विद्यार्थी रहा हूं, छात्र नेता रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो अगर संविधान को एक शब्द में हमें लिखने को कह दे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तराजू जानते ना, बांट तराजू, तो तराजू पर एक तरफ कानून रख दीजिए, एक तरफ जन भावनाएं, और कांटे में कांटा मिलाना है हमको। ये हम जानते हैं संविधान की परिभाषा। मुझसे कहीं गलती हो तो मुझे बताइएगा, बहुत ज्यादा भाषण मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि कानून और जन भावनाओं को हमें तराजू की तरह बराबर कांटे पर रखना है। इसका उल्लंघन मेरे होते नहीं हो पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं रामकुमार जी कहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा मालिक। बहुत ही बूथ के लिए पिंक बूथ का भी बहन जी, पिंक बूथ वाला आपने कहा है, कोरोना महामारी के दौरान जो पिंक बूथ खुले थे फरवरी में, उसके बाद कोरोना महामारी आ गई होली के बाद, तो कुछ पिंक बूथ हमारे सक्रिय है, जैसे 1090 वाला सक्रिय है, लालबाग वाला नहीं चल रहा, हमारी संज्ञान में है। हम पुलिस कमिश्नर महोदय को कहे हैं, पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी हमने बैरिकेटिंग पे लगा दी थी, अब वो धीरे धीरे हम हल्के पड़ गए हैं, कोरोना महामारी कमजोर हुई है, तो मैं पुलिस कमिश्नर से कहूंगा कि सारे पिंक बूथ चल जाएं, और आज चिट्ठी एक भिजवा दो उमाशंकर जी, उसको लगा के मैं आज भेज देता हूँ, ठीक है, और उसकी कॉपी आपको भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। चूंकि समय की हमारे पास उपलब्धता के आधार पर समय हमारा समाप्त होता है, बहुत से लोगों के सवाल हैं, हम उनको लेना चाहते थे, लेकिन हम फिर कह दूं, अभी जितने भी भाई बहन जिसका भी सवाल हो, आप देखिए, ये कोई सामान्यतः देखा क्या गया है ना, मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। गांव में पानी बहुत बरस रहा था, महीना भर 15 दिन पानी बरसा, अब तो पानी बरसात उतनी नहीं होती, पहले बरसात होती थी तो लगता था महीना 15 दिन पानी रुक ही नहीं रहा, तो गांव में एकदम जलभ्रष्ट जैसी स्थिति आ जाती थी। तो गांव में कभी कभी ओझा सोखा लोग आते थे, वो अपना मंत्र मारते थे, कोई आटा कुड़िया छोड़ता था, आंधी पानी बंद कर देता था। आपने सुना होगा बचपन में, ये वाली पीढ़ी नहीं बता पाएगी जो हमारे बाद वाली। तो एक व्यक्ति थे, वो पानी बहुत बरस रहा था 15 दिन से, तो झाड़ू लेकर के गए, मजमा लगाए, कहे जल बांधू जलहारी बांधू, बांधू जल की काया। तो झाड़ू लेके आई, झाड़ू लगाई, कहीं पकड़ रही, वो नहीं ठीक करता, काया बांधने आ गए। मेरा सिर्फ साधारण अनुरोध ये है कि जो मंच की व्यवस्था है, इसमें होता क्या कि तरह तरह की मांगे आती है, उन मांगों के आधार पर पब्लिक ताली बजा देती है
कि देखो नेता जी ने सवाल सही उठाया, एकदम मंत्री जी का मुंह बंद हो गया विधायक जी का। उमाशंकर जी ने सवाल सही उठाया और ताली बजी, उमाशंकर जी अपने घर और भाषण देने वाले अपने घर, ऐसे नेताजी। तो मुझे भैया चिट्ठी पत्री दे दो, अकेले दे दो, मैं काम कर दूंगा, काम हो जाए तब मुझे बुला लेना। बात समझ गए ना उमाशंकर जी? आपकी बहुत अच्छा, बहुत यादव जी की तारीफ हो जाएगी। यादव जी ने मंत्री जी का मुंह बंद कर दिया, सवाल के जवाब ही नहीं। उमाशंकर जी अपने घर, यादव जी अपने, यादव नहीं, काम कहाँ गया? तो काम को टेबल पे बैठो, हम आपके टेबल पे बैठे काम होगा। ये तरीका मुझे ऐसा आता है। आप बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। और हम लोग मंच पे पड़ा हो और वही काम हो गया हो, काम के लिए तो आप टेबल पे बैठना पड़ेगा। आपके कार्यशैली से हम सब वाकिफ हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार के पहले, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के सरकार के आप पहले ऐसे मंत्री हैं जो लखनऊ जन कल्याण महासमिति जिनसे एक उम्मीद लगा करके आपके पास आई है। क्योंकि आप ऐसा करो, सबकी चिट्ठी उठी ले लो और हम अधिकारियों के साथ बैठ करके एक एक निस्तारित कर लेंगे। हम आप 2 लोग रहेंगे, 2 से काम चल जाएगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना आश्वासन देने के लिए। और आश्वासन आपका जो होता है वचन होता है, हम ये चीज को मानते हैं। तो हम कर सकते हो, करेंगे, नहीं कर सकते उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब जैसे मेंटेनेंस वाली सबसे बड़ी बहन जी ने उठाया था, मेंटेनेंस वाले में उमाशंकर जी आप जानते हो बड़े बड़े चीकट लोग पैसा देना नहीं चाहते। करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो इसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो लिफ्ट नहीं चढ़ पाओगे, बत्ती कट जाएगी, स्टेयर्स पे झाड़ू नहीं लगी, कि सैनिटाइजर नहीं लगेगा, तो आपको समझाना पड़ेगा। काउंसलिंग उमाशंकर जी आपको यादव जी को करनी है और इस मामले में मैं राय दूंगा यादव जी का आगे करो। सारी कानून है कॉर्पोरेट फंड भी एक सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड किसके पास है? एनडीए के पास है। और हम लोग ऐसा करो, कल हम लोग बैठते सुबह करीब 11 बजे तक, फिर 11 बजे आप अकेले आओ, ठीक है? सारे मुद्दा ले आना, हम एलडीएबीसी से बात करके कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रमुख सचिव आवाज से कहेंगे, नहीं देंगे तो और ऊपर आप कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके इस संबोधन से हम सब में एक ऊर्जा आई है। हमने कोई उमाशंकर जी आप अपने लेटर पैड पर सारी चीजें लिखकर दे। जैसे बात घर में करते हैं ना, वो भाषण जैसा माहौल बन नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो तो सर आपका नेचर है। परिवार के सदस्य बैठे हैं तो मैंने जो बातचीत का तरीका वही उसी ढंग से कह दिया। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोग अपनी सवाल उठाए इस मंच के माध्यम से, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और लखनऊ जन कल्याण महासमिति इसी तरीके से अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाती रहेगी और माननीय मंत्री जी से तमाम हमारे अतिथियों से हम उम्मीद करेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।